नमस्कार, मिथिला मंच में आपका स्वागत है। मैं मनोज। और अब चुनाव की रणनीति और राजनीति तैयार हो गई। हम बता दें, दरभंगा से हमारे रिपोर्टर लगातार दरभंगा के 10 विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन से प्रत्याशी संभावित हैं और इसकी चर्चा पटना तक चल रही है, इसकी हम जिक्र कर रहे हैं लगातार। हम बता दें, ऐसे में पटना के सभी राजनीतिक दल के कार्यालय में अभी बायोडाटा मांगा जा रहा है और बता दें कई नेता हैं जो एक एक क्षेत्र से कई उम्मीदवार अपने आप को उम्मीदवारी देकर के बायोडाटा जमा करें। हमारे साथ रविंद्र यादव जी हैं और आप जानते हैं कि ये जदयू किसान मोर्चा के प्रदेश महासचिव हैं और इसके अलावा हरलाखी विधानसभा के उन्हें प्रभारी बनाया गया। आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। रविंद्र जी, राजनीति की बात करेंगे हायाघाट विधानसभा से, चूंकि रविंद्र जी को लगातार देखा जाता है कि ये जो प्रभारी मंत्री हैं उनके साथ, कभी संजय झा के साथ, अलग अलग जगहों से ही, और ये इन्होंने अपनी राजनीति प्रारंभ की थी। आपने राजनीति कितने दिन से आप कर रहे हैं राजनीति? हम तो सर 95 से सक्रिय राजनीति में, पहले हम राजद में थे और संयोग से सब दिन समाज के बीच में रहने का मौका मिला। गरीब गुरबा और गरीबी को बहुत नज़दीक से हम देखे। जिस इलाके में खास करके हम लोग का जन्म हुआ वो इलाका अत्यंत ही सुदूरवर्ती इलाका था। करेह नदी के बाएं तटबंध पर अवस्थित है और अभी भी इस बार के बाढ़ के में जो वहाँ की स्थिति थी, आप लोग भी बराबर न्यूज़ चला रहे थे कि बांध की स्थिति वहाँ ही गंभीर बनी हुई थी और सारे पदाधिकारी वाटरवेज के वहाँ कैंप कर रहे थे। जिला पदाधिकारी महोदय भी अनवरत अब निगरानी कर रहे थे। तो सुदूर इलाका में जन्म हुआ और बहुत ही गरीब और गरीबी को और जो समस्याएं हैं गांव घर की, उसको बहुत नजदीक से देखने का मौका मिला। रविंद्र जी, एक चीज, आखिर राजनीति क्यों आपने की, क्यों राजनीति क्षेत्र में आप आए? बचपन से ही मन में पढ़ाई लिखाई के अलावा हमें समाज सेवा, लोगों के बीच में रहने, लोगों के बातों को, लोगों की समस्याओं को सुनने का और लोगों की समस्याओं को यथासंभव अपने ताकत से, अपने बुद्धि से समाधान कराने की कोशिश हम लगातार लोगों को करते रहे। और खास करके मेरे मन में बचपन से ही था कि जिस इलाके में हम जन्म लिए बहुत ही सुदूरवर्ती इलाका है, शोषित पीड़ित गांव है, महादलित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा का वो इलाका था और वहाँ उस समय में नक्सलाइट का भी प्रॉब्लम था। लोग गलत रास्ते पर चल रहे थे। तो मेरे मन में था कि यदि यहाँ रोड, पुल, पुलिया, स्कूल, बिजली का व्यवस्था बढ़िया से हो जाएगा तो लोग का विचारधारा बदलेगा और लोग विकास के रास्ते से जुड़ेंगे। तो इसका मतलब आपने राजनीति किया, तो राजनीति में आए तो आपकी आकांक्षाएं भी होगी। स्वाभाविक बात है कि हर बार विधानसभा के जब चुनाव होता होगा उस समय आपकी इच्छा जागृत होती होगी। तो कितना लगता है कि उस समय तक आप? ये तो सर सेवा का पद है और हर वर्कर जो होता है, हर किसी भी दल के राजनीतिक कार्यकर्ता जो होते हैं, उनकी अंतिम इच्छा होती है कि पार्टी मुझे भी एक बार मौका दे और जनता भी मुझे एक बार मौका दे। क्या आश्वासन मिला इस बार कुछ क्या आपको? आश्वासन, वरीय नेता से हम लगातार कांटेक्ट में हैं और मेरे मन में एक बात है कि ये जो हम जदयू जिस पार्टी में हैं, हमारे नेता का हम पर बहुत बड़ा आशीर्वाद हमको माननीय मुख्यमंत्री जी का मिला है, बड़े नेताओं का भी मिला है। क्योंकि हम एक उदाहरण आपको बताते हैं। मैंने एक आवेदन दिया था चनखेरिया, साधुपुर, आनंदपुर, बांसडी पद के लिए। उस पद जो पीडब्ल्यूडी से बनना था, पहले से आरईओ सड़क थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पेशल कृपा से आप विभाग में भी पता कर सकते हैं तो आपको सारा लोग बताएगा कि मेरे ही रिकमेंडेशन से वो सड़क 42 करोड़ की सड़क की लागत से आज पीडब्ल्यूडी सड़क 10 किलोमीटर बनने की स्थिति में, माने अंतिम स्थिति में है, चरणबद्ध तरीके से वो बन रहा है। और अभी मेरे गांव में साधुपुर और बांसडी के बीच पुल निर्माण के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित कर दिया है 88 करोड़ की लागत से। तो मेरे मन में एक बात जरूर कहीं न कहीं से, यदि नेता का अगर आशीर्वाद मेरे प्रति नहीं होता तो इतना बड़ा काम शायद वो नहीं होता। तो एक सवाल और, अब चूंकि हम बता दें हायाघाट विधानसभा क्षेत्र से आप खड़ा हो रहे हैं और बता दें हायाघाट विधानसभा से एनडीए में कम से कम 6 उम्मीदवार हैं और इसमें एक राघवेंद्र जी भी उम्मीदवार हैं। लेकिन एक सवाल यह है कि जनता, जब हम क्षेत्र में गए तो जनता पूछ रही है कि जदयू को या एनडीए गठबंधन को, अभी वहां जदयू से मिले हैं, उन्होंने इस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। हाँ, अलग बात है, बाढ़ में कुछ बांट दिया, नाव दे दिए, पैसे दे दिए, रिलीफ बढ़ गए, वो नहीं होता है। उस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या थी अशोक पेपर मिल। तो आप जब क्षेत्र में कह रहे कि हम टिकट लेके उम्मीदवार हैं, आपने क्या क्या किया उस क्षेत्र के लिए और जदयू को लोग क्यों वोट देंगे? जदयू विचार की पार्टी है, सिद्धांत की पार्टी है और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने
एक ऐसी व्यवस्था दी जो 15 साल पहले जब हम लोग गांव से निकलते थे और जब एक बच्चा बीमार हो जाता था, एक महिला बीमार हो जाती थी, तो उसको खटिया पर लाद के हम लोग सुराह चट्टी तक लाते थे, फिर दरभंगा आता था। आज के डेट में तो आप समझिए कि वहाँ मेरे जैसा गांव में, सुदूर गांव में जब सड़क बन गया, PWD सड़क बन गया, स्कूल बन गया। और एक बात और आपको बताते हैं, उस समय जब हम लोग आते थे, मारवाड़ी कॉलेज के हम स्टूडेंट हुआ करते थे, तो जब हम लोग आते थे तो अनंतपुर तक आते आते हम लोग की स्थिति खराब हो जाती थी। हम कैसे पहुंच पाते थे इसको किसी का अंदाजा नहीं था। और आज के डेट में उस समय पोल, तो बिजली का पोल कहीं दिखाई भी नहीं पड़ता था, अगर दिखाई पड़ता था उस पर कहीं ना कहीं कपड़ा सूखा हुआ हो रहा था। राजेंद्र जी, ये बात हम मानते हैं, वो तो कोई भी सरकार होती, मान लीजिए या कोई भी वहां विधायक होते तो काम कर सकते, लेकिन एक चीज जो हम बता रहे हैं, वहां की सबसे बड़ी समस्या है अशोक पेपर मिल, जिसके लिए हर विधायक चुनाव में अशोक पेपर मिल को मुद्दा लेकर जाता है। आज तक अशोक पेपर मिल पर जो अभी वर्तमान विधायक है अमरनाथ गामी, जदयू की आप ही के पार्टी के हैं, उन्होंने आज तक कहा हैंड सरेंडर कर दिया, उन्होंने कुछ नहीं कहा सरकार उस पर सोच रही है, कर रही है, लेकिन कुछ नहीं। मैं हम इस बात में एक बात हम विश्वास के साथ कहना चाहते हैं कि जदयू के विधायक हैं नामी साहब, और हम लोग भी जदयू में हैं, तो ऐसा नहीं है कि कुछ काम नहीं हुआ है। रोड, बिजली, पोल, पुलिया ये सब बना है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन अशोक पेपर मिल की समस्या एक अलग समस्या है। वो इतना कम्प्लेक्स, वहाँ के कुछ लोकल लीडर्स और यूनियनबाजी करके, और वो जो गुद्दा है, जो मामला शायद सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, हमको इतना इन डिटेल पता भी नहीं, जो एक जुडिशियल मामला हो चुका है, कोर्ट में मैटर लंबित है, इसलिए सरकार इस पर कुछ कर नहीं पा रही है। ये बताइए, राम जन्मभूमि विवाद कोर्ट का मामला था, उसको सॉल्व किया गया। अगर इच्छा रहे, आपके विधायक में ये इच्छा नहीं थी, जदयू पार्टी में ये इच्छा नहीं थी, आज उस क्षेत्र की जनता कर रही है, हजारों लोग इस समय कोरोना काल में भी अगर आपके क्षेत्र में अगर आपका अशोक पेपर मिल चलता, अगर ये भी इस क्षेत्र में तो कोई काम नहीं हुआ, अगर ये चलता तो, जबकि इसी पर चुनाव लड़ी गई थी हर बार। नहीं, आपको हम इस बात से थोड़ा हम डिफरेंट रखते हैं कि देखिए अभी जो हायाघाट विधानसभा का जो परिसीमन हुआ है, उसमें 18 पंचायत बहेरी का आता है और 14 पंचायत हायाघाट का आता है। निश्चित रूप से इस 14 पंचायत के 4-5 पंचायत, 5-6-7 पंचायत में अशोक पेपर मिल का मुख्य मुद्दा था 5 साल 10 साल पहले। अब तो लोग निराश हो चुके हैं, अशोक हाँ निश्चित रूप से निराश हो चुके हैं। वो जो समस्या थी यथावत रह गई, और पता नहीं किस कारण से, हमको नहीं पता कि जो भी लोग सत्ता में थे, पावर में थे, वो सही जगह तक शायद बात पहुंचा पाए या नहीं पहुंचा पाए, या हमारी सरकार उस चीज को ठीक से देख पाई कि नहीं पाई, या कहां ये न्यायालय में किस कारण से ये लंबित है, इसकी मुझे जवाब क्या देंगे आप? जब जाएंगे फील्ड में, जाएंगे क्षेत्र में घूमेंगे, तो आपसे लोग पूछेंगे, तो जवाब क्या देंगे? ये बहुत पुराना मामला है सर, और ये जटिल मामला है, तो ये तो देखने का चीज होगा कि वो समय बताएगा कि क्या करेंगे। लेकिन अगर हम लोगों को मौका मिलेगा तो इस मुद्दे को हम प्रमुखता से उठाएंगे। और यहाँ से प्रधानमंत्री रविंद्र यादव जी हैं हमारे साथ, जो हायाघाट विधानसभा के प्रबल उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, इसलिए भी कि ये दरभंगा के प्रभारी मंत्री महेश्वर हजारी के साथ हमेशा रहे हैं। ये वहाँ जो जदयू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे भी इनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, कई नेताओं के साथ आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, और ये संजय झा के साथ भी रहते हैं। अब देखना ये है कि अमरनाथ गामी जो जदयू के विधायक है, उन पर तलवार लटक रही है, क्योंकि वो खुद सस्पेंस में रहते हैं, दूसरों को भी सस्पेंस में रखते हैं। कभी वो कहते हैं कि वो जदयू में, कभी वो मुख्यमंत्री से नाराज हो जाते हैं, कभी भाजपा जदयू से नाराज होता है, कभी भाजपा के नजदीक चले जाते हैं। तो उनका जो एक संक्रमण है, राजनीतिक संक्रमण, वो जनता के बीच स्पष्ट है, और इसका जवाब देना पड़ेगा। हमारा जो लोजपा के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, और लोजपा हायाघाट में प्रबल दावेदारी वहां मांग रही है। कोई बात नहीं है, हम लोग आदरणीय नेता, अपने नेता नीतीश कुमार के प्रति हमारी अटूट आस्था है। उनका जो भी निर्णय होगा वो बिहार के हित में होगा, हम लोगों के हित में होगा, पार्टी के हित में होगा। तो मुझे इस पर कोई कुछ नहीं कहना, क्योंकि ये बड़े लोगों की बात है। अब तीनों पार्टी के शीर्ष नेता बैठ करके तय करेंगे कि कौन सीट पर कौन सा पार्टी लड़ेगा। लेकिन चूंकि ये सीट हम लोगों का परंपरागत सीट है, जदयू के हमारे विधायक जी 40,000 वोट से पहले भी जीत चुके हैं, और हम लोगों का ये सीट बड़ा हक बनता है, ये उम्मीदवार है। और पहले भी शायद चिराग पासवान जी बोल चुके हैं कि जो जदयू का जीता हुआ सीट होगा उस पर हम अपनी दावेदारी नहीं करेंगे। लेकिन अब जो भी फैसला होगा एनडीए की ओर से, मतलब लोजपा की ओर से, बीजेपी की ओर से, जदयू की ओर से, वो हम लोग सिरोधार्य करेंगे। एक अहम सवाल हम जानना चाहते हैं कि आपको ये एक चीज ये बताइए आप कि अभी उस क्षेत्र में हमने देखा है कि बाढ़
की वजह से सड़क भी हुई, वहाँ के लोगों के अकाउंट में पैसे भी नहीं आए, बहुत सारी बात थी, लेकिन बाढ़ से सबसे ज्यादा जूझ रहा वो क्षेत्र हमेशा से जूझता रहा बाढ़ से। तो ये परमानेंट सोल्यूशन के लिए संजय झा ने भी कहा कि हम परमानेंट सोल्यूशन के लिए सोचेंगे, तो क्या लगता है वहाँ की क्या क्या समस्या थी अभी? कहीं ना कहीं सर मुझे लगता है कि हायाघाट विधानसभा का जो भौगोलिक स्थिति है, आप करेह नदी के बाएं तटबंध की बात कीजिए तो सिरनिया से लेके सिरसिया पथ में आधारपुर तक हम लोग का क्षेत्र पड़ता है, और उधर खराड़ी से लेके हायाघाट बिलासपुर तक पथ पड़ता है, और हर साल वहां बाढ़ निरोधक कार्य होते हैं, करोड़ों करोड़ में होता है। बाढ़ को बचाने के लिए 3 महीने का जो समय होता है पूरी तरह पूरा विभाग से लेके जिला प्रशासन परेशान रहता है। मुझे लगता है कि अभी जो वर्तमान जिलाधिकारी हैं 2-2 बजे 3-3 बजे रात में बांध बचाने के लिए अपना लोगों को निर्देशित कर रहे हैं। उन्हीं के निर्देशन में इस बार बांध बचा भी, और आदरणीय मंत्री संजय झा जी का असीम कृपा इस विभाग पर रहा, और विभाग की पूरी तत्परता के कारण तो पूरा गांव, तो जिस इलाके का 30-40 गांव नदी के किनारे बसा हुआ हो और नदी के वर्षा के पानी से फसल बर्बाद हो गया, और नदी के किनारे रहने के कारण बाढ़ की स्थिति बनी रही, लोग वाटर बेड पर शरण लिए रहे, लेकिन वो क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र नहीं घोषित होता है। और अटहर का इलाका जो है, अटहर उत्तरी, अटहर दक्षिणी, जो कमला नदी के बाएं तटबंध दाएं तटबंध पर अवस्थित है, वो सब गाँव भी बाढ़ से हर साल, वहां अभी भी तिरमुहानी, नंदापट्टी, सब गाँव में घर में पानी था। फिर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित नहीं होता है, सिर्फ फसल क्षति मिलता है लोगों को। इसके लिए हम मुझे लगता है कि प्रशासन सही से इस बात को सरकार को विधायक नहीं कर पा रहे हैं, या इस चीज को हम लोग जनप्रतिनिधि जो भी हैं हम लोग भी उस चीज को सही से या तो प्रशासन को नहीं समझा पा रहे हैं, या हमारी समस्या को प्रशासन ठीक से नहीं समझ पा रही है। रविंद्र जी एक चीज बता, एक सवाल, अगर मान लीजिए आपने इतना दिनों से जदयू की सेवा की है, अगर मान लेते हैं सीट नहीं मिलता तो क्या आप बागी तेवर अपनाइएगा, क्या आप निर्दलीय रहिएगा, या फिर आप महागठबंधन, क्योंकि वहां महागठबंधन से आपके लिए भी अच्छा स्कोप है, क्योंकि वहां कोई अच्छा चेहरा हायाघाट में महागठबंधन से नजर नहीं आ रहा है। और यहाँ अमरनाथ गामी भी पहले में अगर विरोध किए थे तो उनको लग रहा था कि पहले वो एनडीए के साथ थे तो मात्र 6000 वोट से जीते थे, लेकिन जब वो आरजेडी के समर्थन में आए, आरजेडी के साथ जदयू का तालमेल हुआ, चुनाव जीते तो 40,000 के आसपास वोट लिए, तो उनका भी दिमाग तो दौड़ रहा होगा ना कभी कभी, तो क्या अगर नहीं टिकट दे दिए तो आप क्या कीजिएगा? नहीं सर, हम तो पूरी तरह से आपको आज आपके चैनल के माध्यम से हम आश्वस्त करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भी आदेश होगा हम उन्हीं के साथ रहेंगे। मेरे लिए पद का उतना बड़ा लालसा नहीं है, लेकिन अगर पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाती है तो हम एक सेवक की तरह काम जनता के बीच में करेंगे, और पार्टी का वफादार बन के रहेंगे, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम नीतीश कुमार जी के ही साथ रहेंगे, ये मेरा अंतिम निर्णय है। ये चलिए, ये अच्छी बात है, कोई नेता अगर ईमानदार होता है तो अपने क्षेत्र के लिए तो वो कहता है कि हम उसी पार्टी में रहेंगे। लेकिन एक अंत में सवाल हम ये जानते हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा, आप ही के विधायक अभी वर्तमान में, तो जो करंट विधायक होता है, जो वर्तमान में विधायक होता है, उसी के खिलाफ आवाज उठती है, तो आप किस मुद्दे? विकास का जो भी बात है और सब जो जितने भी मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, रोड, बिजली, पुल पुलिया का लगभग सारा काम हो चुका है। मुख्य मुद्दा है बाढ़ का समस्या, आपने बताया उद्योग का समस्या। इस सब मुद्दा को अगर गंभीरता से सरकार तक, न्यायालय में जो भी मामला लंबित है उसको अगर ऊपरी स्तर से इस पर ध्यान दिया जाए तो एक बहुत बड़ा रोजगार का साधन हो सकता है। हायाघाट को लेकर के अभी काफी ज्यादा पेचीदगी है, यानी कि लोजपा भी अपना दावेदारी कर रही है और इसके लिए लगी हुई है कि उनको सीट मिल जाए। यहाँ से विधायक रहे हैं अमरनाथ गामी की पलटीवार नीति की वजह से लोग वहां के भ्रमित थे, दिग्भ्रमित थे। वो चाह रहे हैं कि इस बार कोई नया चेहरा है। रविंद्र यादव पूरी तन्मयता के साथ लगे हैं, आश्वासन भी मिल गया कि हायाघाट से वो प्रत्याशी एनडीए के हो सकते हैं। तो देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज, हम हर अपडेट खबर आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।